नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री स्टेनोग्राफी पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। मूड खराब है। आपको अपने आसपास किसी न किसी से ये सुनने मिल ही जाता होगा। आखिर ये मूड है क्या? जीवन में सफल लोगों का मूड भी अचानक बदलता होगा। ऐसी स्थिति में वे क्या करते होंगे? दरअसल हमारा मूड कला की तरह होता है। जब आप उसे आंखों से देखते हैं या महसूस करते हैं, तभी उसके बारे में पता चल पाता है, पहले से नहीं। विज्ञान भी हमारे मूड के बारे में कुछ ठीक ठाक नहीं बता पाता कि यह कैसे काम करता है। मूड भावनाओं से जुड़ी हुई हमारे दिमाग की अवस्था है, लेकिन अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा स्थिर। भावनाओं की तरह ही मूड भी दिमाग के एक हिस्से में पैदा होता है, जहां विचारों को भावनात्मक रूप से समझा जाता है। मूड को बॉडी क्लॉक बहुत गहराई से प्रभावित करती है। सोने उठने में गड़बड़ी से भी यह खराब हो जाता है। इसका असर सेहत पर भी पड़ता है, तो सेहत भी मूड पर असर डालती है। मेटाबॉलिज्म भी मूड से जुड़ा होता है। यह शारीरिक मानसिक ऊर्जा पर असर डालता है। कई लोगों को लगता है कि मूड औसतन रूप से हमारी भावनाओं का ही लुबे लुबाब है, पर विज्ञान के हिसाब से मूड बिल्कुल अलग है। इस बात के प्रमाण हैं कि कुछ लोग आमतौर पर यह चुनकर ही कि आगे किस गतिविधि में शामिल होना है, अपने मूड को सहज रूप से नियंत्रित करते हैं। जब लो फील करते हैं तो खुद को उन चीज़ों में शामिल कर लेते हैं जिसमें से उन्हें खुशी मिलती है, जैसे फिल्म देखना, घूमना आदि। और जब मूड ठीक हो जाता है तब जोखिम भरा काम करते हैं। ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने पाया है कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के मरीजों में मूड को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया खराब होती है। अभी तक मूड बदलने के लिए परंपरागत उपाय दवाएं ही रही हैं। जहां दवाएं दिमाग की केमिस्ट्री पर असर डालकर मूड सुधारती हैं, लेकिन लोग अब इस तरह दिमाग पर असर डाले बिना मूड बदलने के उपायों की और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। शोध अध्ययन कहते हैं कि हमारा खान पान मूड को खराब पर करता है। सकारात्मक सोच के साथ खान पान पर ध्यान से मूड ठीक रखा जा सकता है। हर मनुष्य कभी न कभी एकांत में यह जरूर सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए और जो कर रहा हूं वह सही है या नहीं। एक शब्द है सदाचार। इसका सीधा सा अर्थ है अच्छा आचरण। जीवन के हर क्षेत्र के लिए सदाचार के जो नियम हैं उनको हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वेदों में बांटा है। वेद शब्द का सीधा अर्थ होता है विविध ज्ञान, पर आज भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि वेद हमारा विषय नहीं है। यह तो संस्कृत के विद्वान पंडित ऋषि मुनियों के कामकाज की चीज है, जबकि सच्चाई यह है कि यदि सामान्य से सामान्य मनुष्य भी अपने को वेद से गुजार ले तो वह जान सकता है उसे करना क्या चाहिए। ऋग्वेद का दावा है, हमारे भीतर की आशा की ज्योति जब अंधकार में पड़ती है तो उसे प्रकाश देने के मंत्र हैं। इसमें यजुर्वेद व्यापक कर्म को दिखाता है, सामवेद में गीत संगीत उपासना है और अर्थवेद इन तीनों विद्याओं का मिश्रण है।
वेद असल में हमारे वृत्ति पर हाथ रखते हैं। इनमें जो मंत्र और फिलॉसफी आई है उसे मनुष्य अपनी वृत्ति से जोड़ सकता है और फिर उसके अनुसार जीवन के लिए जो नियम चुनना हो चुन सकता है। तो सवाल यह नहीं है कि किस वेद को पढ़ें, किस से जुड़ें। अपनी वृत्ति के हिसाब से जो ठीक लगे उसे अपना लीजिए। वेद हमें यही समझाते हैं और इसलिए अद्भुत हैं। हाल ही में चीनी सरकार ने वहां के तेजी से बढ़ते शैक्षणिक ट्यूशन सेक्टर पर व्यापक और कठोर कार्रवाई की घोषणा की है। नई नई नीति के तहत निजी ट्यूशन बिजनेस को गैर लाभकारी कंपनियां बनना होगा। वे स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध नहीं हो सकेगी, विदेशी पूंजी नहीं जुटा पाएगी, उन्हें सप्ताहांत और छुट्टी के दिन ट्यूशन क्लास चलाने की मनाही होगी। माता पिता और छात्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे निजी ट्यूशन के जरिए अतिरिक्त कमाई करने वाले शिक्षकों की शिकायत करें। इसके नतीजे सामने थे। विदेश में सूचीबद्ध कई चीनी एडटेक कंपनियों के शेयर गिर गए और अरबों का नुकसान हुआ। कई कंपनियां तो दिवालिया होने की कगार पर है। चीन भारत के लिए नीति निर्माण का पैमाना नहीं है, फिर भी भारत में यह तो मानना होगा कि ट्यूशन पर बहुत जोर देना यहाँ भी समस्या है। हम बच्चों को पागल कर देते हैं, उन पर ऐसी परीक्षाओं के लिए दबाव बनाते हैं जो उनके हुनर की सच्ची परीक्षा नहीं लेते और सिलेक्शन की लॉटरी की तरह काम करते हैं। यह नया मुद्दा नहीं है। ट्यूशन क्लास भारत के दशकों से है। मैं खुद बचपन से पड़ोस की आंटी के पास ट्यूशन जाता था, जो सब्जियां काटते हुए होमवर्क में हमारी मदद करती थी। लेकिन अब चीजें बदल गई है। सब्जी काटने वाली आंटी छोटा उपक्रम थी, आज बड़ी एजुकेशन कंपनियां हैं, कई तो अरबों डॉलर के मूल्य की हैं। वे तकनीकी के जरिए भारत के हर परिवार में पहुंच सकती है। वे जल्द ही संस्थागत होकर ट्यूशन को उस हद तक मुख्यधारा में ला सकती है जहां स्थित चीनी ट्यूशन के पागलपन जैसी हो पाएगी। सभी माता पिता बच्चों को अतिरिक्त मदद दिलाने के लिए दबाव महसूस करेंगे। स्कूल पर्याप्त नहीं होंगे, स्कूल के शिक्षक पर्याप्त नहीं होंगे, ऐप के जरिए विशेषज्ञ ट्यूटर विकल्प नहीं जरूरत बन पाएंगे। बच्चे स्कूल के बाद घंटों ट्यूशन में बिताएंगे। खेलते हुए बीतने वाली शाम बीते कल की बात होगी। खेल, संगीत, नाटक, कला, वाद विवाद आदि जो भी प्रवेश परीक्षा या बोर्ड परीक्षाओं में नहीं आते, उन्हें हटा दिया जाएगा। माता पिता तो अतिरिक्त अंकों के लिए बच्चों को अपना बचपन समर्पित करने के लिए मजबूर करेंगे। वहीं 2 अंक जो अक्सर तय करते हैं कि आप जिंदगी में क्या करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले की कट ऑफ 100% है। आखिर 98% वाले और 100% वाले छात्र की क्षमताओं में अंतर क्या है? हम अपने छात्रों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह तर्क यहाँ नहीं टिकता कि प्रतिस्पर्धा अच्छी है और संघर्ष से बच्चे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। छात्र अतिरिक्त अंक पाने के अनुत्पादक लक्ष्य के गुलाम बन गए हैं। निजी ट्यूशन के अन्य नुकसान भी हैं। वे भारतीय छात्रों के लिए समान अवसर या स्तर खत्म करती है। इनमें कई ट्यूशन लाखों की है। कितने छात्र इनका खर्च उठा सकते हैं? अगर ट्यूशन करने वाला बाकियों से बेहतर हो जाता है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था किस बात का परीक्षण कर रही है? शैक्षणिक कंपनियों पर प्रतिबंध
इसका समाधान नहीं है, यह बेतुका है। साथ ही यह ट्यूशन की सप्लाई पर हमला करता है, उसकी मांग के लिए कुछ नहीं करता। और अगर मांग है तो भारतीय माता पिता बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कानून से बचने का कोई तरीका निकाल लेंगे। इसके कुछ समाधान दे रहा हूं। पहला, हमें संस्कृति बदलाव की जरूरत है। बच्चों को सांस लेने दें। इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा भी पेशे हैं। अगर आप किसी भी चीज में उत्कृष्ट हैं तो जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। दूसरा, हमें अच्छे कॉलेजों की जरूरत है। हम दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित और विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोल पाए? इसके पीछे हमारे उलझे हुए नियम हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति कॉलेज नहीं खोलना चाहता और अब कई संदेहास्पद लोग इस क्षेत्र में उतर गए हैं। अच्छे लोगों को कॉलेज खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें अच्छी जमीन दी जाए और विश्व स्तरीय संसाधन बनाए जाएं। कट ऑफ और प्रवेश परीक्षाओं का दबाव हटाएं। तीसरा, शैक्षणिक स्टार्टअप की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण हो। कई कंपनियां अच्छी सेवाएं दे रही है, जैसे लोगों को नौकरी के लिए तैयार करना, कौशल बेहतर करना या विभिन्न आजीविका संबंधी चीजें सीखना। यह अच्छा है। हालांकि भारतीय माता पिता का पागलपन अंततः इन एडटेक कंपनियों को ट्यूशन फैक्ट्रियों में बदल देगा। इसलिए इस क्षेत्र को विनियमित करना होगा। चीन की कार्रवाई बताती है कि तकनीक के साथ ट्यूशन के लिए पागलपन किस हद तक जा सकता है। बहुत ही शानदार बेहतरीन डिक्टेशन, सच्चाई पर आधारित डिक्टेशन। इस समस्या से हम लोग तो जूझ चुके हैं। आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ ना दें। शुरू से ही एक अच्छी सी टेक्निक में उसे डालें। उसका जो भी हुनर है उसे बचपन में देखें और उसके बाद में उसको उस हुनर के हिसाब से स्कूली पढ़ाई के साथ साथ उसको 1 से 2 घंटे रोज उसके अंदर वह चीज़ देने की कोशिश करें। बच्चे को जो भी, अगर स्पोर्ट्स में है, संगीत में है, डांस में है, योगा में, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत कुछ करने के लिए। अगर बच्चा 2 घंटा रोज़, अगर 3 साल 5 साल की उम्र से अगर रोज़ 20 साल की उम्र तक अगर 2 घंटा किसी फील्ड में अगर देगा, किसी फिजिकली फील्ड में देगा, तो यकीन मानिए कि उस क्षेत्र में उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। वह वास्तव में गोल्ड मेडल तक का भी दावेदार हो सकता है आने वाले भविष्य में। आप तो सब जान ही चुके हैं कि जिस तरीके से स्ट्रगल चल रहा है, अभी स्ट्रगल चल रहा है कंपटीशन वगैरह का, तो एक किताबी कीड़ा नहीं बनने दें आने वाली पीढ़ी को। हम लोग तो बन चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं ये सब चीज़ें। अब जो भी अब कर रहे हैं उनकी सबकी मजबूरी है, क्योंकि एक एज के बाद में अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि जब टीन एज निकल जाती है, 15 से 22 साल, 21 साल, 25 साल तक की उम्र जब निकल जाती है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिर हम दूसरी जगह एक्टिविटी, फिजिकल या इंटरेस्टिंग एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो उसका कारण ये है कि बचपन से ही अगर कुछ भी, अगर बच्चे की जो भी रुचि है उस हिसाब से उसे हम डालेंगे तो और काफ़ी कुछ हम उसके जीवन में कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आपका मैंने समय लिया 2 मिनट यहाँ पर। तो करते रहिए कोशिश दोस्तों। मैं इसी तरीके की डिक्टेशन आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है बॉस। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। मैं इसी तरीके की रोज डिक्टेशन आपके लिए सुबह 6 बजे लेकर के आता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एडवांस में ही दे दी जाती है, आप वहाँ पर चेक कर लीजिए। ठीक है, करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।